नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश की बात है, देश की बात नहीं है। जब श का शिष्टाचार अत्याचार में बदल जाता है तो लोग देश की तरफ लौटने लग जाते हैं। जब स से सरकार अपना काम नहीं करती, मददगार नहीं बनती है, तो वो लोग उस देश की तरफ लौटने लगते हैं जहां से निकलकर वो कभी उस देश को बनाने के लिए आए थे, जो हमें मुंबई, दिल्ली, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, न जाने किन किन शहरों से, अहमदाबाद से दिखाई देता है। जब श का शिष्टाचार का इंतज़ार पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो उनके पास वही एक रास्ता बचता है कि देश की तरफ चलो। इसलिए हम देश की बात करना चाहते हैं। 40 दिनों से ये मज़दूर पैदल चल रहे हैं और इनके चलने की जो रफ्तार है, जो कहानियां हैं, वो बता रही हैं कि अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि इसका कवरेज थोड़ा कम कर दीजिए, मिडिल क्लास बोर हो जाता है। तो मैं उस मिडिल क्लास को दो बात बताना चाहता हूँ। एक में ही काम चल जाएगा वैसे मेरा कि जिस हाउसिंग सोसाइटी में कर्जे का जो मकान है, उस मकान में आने से पहले आप भी उसी देश से आए थे। और ये लोग जो पैदल चलते हुए चले जा रहे हैं, इनमें से अगर खतियान शिजरा निकाला जाए तो बहुत से आपके रिश्तेदार निकलेंगे। गांव जाने पर यही लोग जब मिलते हैं तीज त्योहार में, तो आपको चाचा, मामा, नाना, दादा भी, मुझे तो बहुत सारे लोग दादा भी कहते हैं, बुलाकर आपको प्यार और इज्जत देते हैं। लेकिन जब ये पैदल चल रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि देश की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिस देश को बनाने के लिए ये अपना देश छोड़कर आए और जिनके दम पर सुपर पावर होने का दम भरा जा रहा था, 4 बसों का इंतजाम नहीं हो सका इनके लिए। न्यूज चैनलों ने तो आपको यही भरमाया था कि हम कोई सुपर पावर हो गए हैं, और हजारों मजदूर लगातार चलते चले जा रहे हैं उन हाईवे पे जिनका नाम बदल के चौड़ा करके एक्सप्रेसवे कर दिया गया। हम शहर के भीतर भी लोगों के पैदल चलने का रास्ता नहीं बना रहे थे, और एक्सप्रेसवे, एक्सेस कंट्रोल की रफ्तार वाली जगह, जहां हम कभी मिराज और पता नहीं कौन कौन से लड़ाकू विमानों को उतार कर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे दिखा रहे थे कि हमने ये बना लिया है, और आज मजदूरों ने उन पर चलना शुरू किया है। तो यही सब देश की बात होगी। कई तरह की शिकायतें आती रहती हैं। इस वक्त संकट का वक्त भी है, चुनौतियां बड़ी हैं। आप कब कौन सा फ़ोन उठाते हैं पता नहीं चलता। जैसे अभी एक फ़ोन उठाया जस्ट कार्यक्रम में आने से पहले, तो एक 70 साल के बुजुर्ग रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आपके ही पड़ोस से फ़ोन कर रहे हैं कि मेरी बेटी गुड़गांव में रहती है, स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज़ है, और उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। और वो फूट फूट कर रोते रहे कि बताइए मैं कहाँ पास के लिए जाऊँ। कोई फ़ोन नहीं उठाता, ना पुलिस वाला, ना ज़िलाधिकारी वाला। और हम समझते हैं कि इतने सालों में ज़िलाधिकारी के कार्यालय में नए लोग आए ही कितने हैं, तो उनके दफ्तर का स्टाफ भी कितना है, तो हम उनकी चुनौतियों को भी समझते हैं। तो हमने सोचा कि पैदल चलते हुए मज़दूरों की इन तस्वीरों से, जिनसे बहुत सारे लोग, जैसा कि मुझे बताया जाता है, मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा वाकई होगा कि लोग बोर होने लगे होंगे। इतनी जल्दी लोग अपना पीछे की जड़ नहीं भूलते हैं, भले। और ईएमआई भी तो बाकी है, वो भी तो कह रहे हैं कि हमारी ईएमआई की बात उठाइए। तो सोहित हैं हमारे साथ, रवीश हैं, निहाल हैं बेंगलुरु से। सोहित, मैं आपसे ही थोड़ा जानना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम थोड़ी अनौपचारिक बातचीत की भी है कि बहुत सारी बातें रिपोर्ट में समय की वजह से नहीं आ पाती हैं, लेकिन जो चलने का जो दृश्य है, उस दृश्य के भीतर की जो कहानियां हैं, वो आपको किस तरह से बदल रही हैं? वो आप देख रहे हैं या आप भी पथरा गए हैं कवर करते करते कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप वीडियो से रिकॉर्ड करते हैं, ऑफिस में अपलोड कर देते हैं और वो चैनल पर चल जाता है? रवि जी, देखिए, सुबह से आप देखेंगे, सुबह 6 बजे के करीब से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब भी लोग लगातार हर तरफ चलते नजर आएंगे। आपने बात की कि लोगों की कहानियां किस तरह से हैं, तो मैं मेरे दाहिने तरफ आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये एक मजदूर हैं जो मुंबई से ही चलते हुए जा रहे थे,
और लगातार ये, क्योंकि बहुत लोग दोपहर को नहीं चल रहे थे या सुबह चल रहे थे, ये दोपहर को भी चल रहे थे, और हुआ ये कि इन्हें धूप लग गया, यानी उसके बाद ये पानी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो जगह पर उल्टी कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से, 24 घंटे का समय हो चुका है, ये यहीं पर हैं, परिवार वाले यहीं पर हैं, कोई मदद नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं। आखिर ये लोग जाएं कहाँ? ये मुझे भी कह रहे थे कि आप कुछ मदद कर दीजिए, आखिर एक की मदद करें। कितने लोग, अगर आप कैमरे के उस तरफ चले जाएं या इस तरफ का दृश्य देख लें, हर किसी की कहानी है। किसी के पास पानी नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, कोई बिस्किट खा के दिन गुजार रहा है, किसी का कुछ नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर भी देखने मिली, जो कहीं नहीं मिला है, वो ये है कि ये लोग अब भी एक दूसरे के साथ हैं। अगर ये जो शख्स यहाँ पर सोए हुए हैं, ये बीमार हैं, 24 घंटे से कहीं नहीं गए हैं, तो उनके साथ वाले जो हैं, उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, वो यहीं पर मौजूद हैं। और यहीं पर जब तक इन्हें मदद नहीं मिल रही है, वो हर किसी से गुहार लगा रहे कि कुछ मदद किया जाए। आप इनके बारे में अगर बता दें, इनका नाम क्या है और क्या परेशानी है? इनका सत्य नाम है, श्री सत्य साकेत नाम है। इनको परेशानी है कि हम लोग धूप से चले हुए 4 तारीख को निकाल, सुबह से पैदल हिटते हम लोगों को पैर दुखने लगा। ये धूप में 2 दिन से रहेंगे और पानी पिए, उनको हुमेल दिया पानी, और हुमेल को उनको चक्कर दे दिया कि अब यहाँ कोई न सहारा है, न मदद, न दवा, न दारू, कोई नहीं, हम लोग बेसहारे मर रहे हैं। यहीं एक नदी के किनारे झाड़ है, वहीं झाड़ पे उनकी लहास लेके हम लोग पड़े हैं। कुछ आदमी नहीं लिए हैं, वो लहास लिए हैं सर। देखिए, आप जो कहानियाँ सुन रहे हैं, ये यहाँ पर सोए हुए हैं, मदद की मांग कर रहे हैं। 24 घंटे का समय हो चुका है, कोई मदद नहीं। यहाँ से कितने नेता आते जाते होंगे हर बार, कितने सारे। ये वही जगह है जहाँ से किसान जी। ये नेता आपको दिखे क्या रास्ते में? उनकी पार्टियों के कार्यकर्ता दिखे? रवि जी, आज सुबह से मैं आपको कहूँगा 6 बजे से निकला हूँ और माफ़ कीजिएगा, नासिक के आगे तक गया हूँ। केवल एक जगह पर, एक आश्रम के यहाँ से कुछ लोग खिचड़ी बांट रहे थे, और जितनी खिचड़ी नहीं थी उससे 3 गुना ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा ना कहीं पर कोई पानी देने वाला मिला, ना कोई नेता मिला, ना कोई कार्यकर्ता मिला। इससे पहले एक जो वास्तविक बात यह भी है कि इससे पहले जितना भी हम देखते थे या सोशल मीडिया पर सुनते थे कि अब ये किया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा था कि पहुंचने पर 500 रुपया दिया जाएगा, कहीं कहा जा रहा था कि सब खर्चा उठा लिया जाएगा। लेकिन जिसको भी आप पूछ लीजिए, आपको उदाहरण बताता हूँ। आप लोग कहाँ से निकले हैं? हम लोग वाली। अच्छा, मुझे बताइए, अब तक किसी ने कुछ मदद किया? खाने पीने का क्या हाल है? मिलता है। हाँ, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिला है। हाँ। आखिरी बार खाना आप लोग क्या खाए, किसने दिया, क्या हुआ? हम लोग थोड़ा सा चावल रखा है, हाँ, उसी को बना के खाया है। अब शाम का जुगाड़ कुछ नहीं है। बिल्कुल। देखिए, यही मैं आपको कह रहा था कि एक समय का खाना था, वो खत्म हो चुका है। शाम का खाना है नहीं, केवल चावल, वो भी केवल चावल खाया उन्होंने। दाल नहीं, व्यक्ति यहाँ पर सोए हुए हैं, नहीं, सब्जी नहीं, केवल चावल। दाल या भाजी या और कुछ है, या केवल चावल है आपके पास? चावल और नमक डाल के खाया। चावल और नमक, रवि जी, चावल और नमक डाल के खाया जा रहा है। ये वो मुंबई है जिसके बारे में कहा जाता है स्पिरिट ऑफ मुंबई। ये वही लोग हैं जिनके नाम पर स्पिरिट ऑफ मुंबई की बात की जाती है। लेकिन आज ये हालात है कि लोग सड़कों पर सोए हैं, बीमार हैं, चावल और नमक खाकर दिन बिता रहे हैं। ना कोई मदद कर रहा है, ना कोई स्पिरिट वाला दिख रहा है, ना प्रशासन की ओर से कोई मदद इन तक पहुंच रही है। लोग इसी तरह से दोपहर को रुकते हैं, शाम को चलते हैं। अगर कोई दोपहर को नहीं रुकता, लगातार चलता है, तो सुपर पावर इंडिया में सोहित, वैसे तो हमने अपने आप को विश्व गुरु डिक्लेयर कर दिया है, और पता नहीं किस पौष्टिकता के मापदंड से लोग सिर्फ चावल और नमक खाने के लिए मजबूर हैं। ये भी एक असर की तो बात है, पर ये एक देखने का तरीका हुआ कि ये चल रहे हैं सोहित, और लोग इन्हें कोई मदद नहीं कर रहा। नेता, सरकार, सामाजिक संस्थाएं भी, सामाजिक संस्थाओं की एक मजबूरी समझी जा सकती है कि वो 40 दिनों से अपने पैसे से लोगों की मदद कर रहे थे, तो वो सरकार नहीं है कि उनके पास खजाना है, और ना ही वो लोग हैं जो भाग गए हैं और जिनको करोड़ों रुपए माफ़ कर दिए जाते हैं, वो लोग भी नहीं है वो। पर सोहित, मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई ये समझना चाहेगा कि ये लोग क्यों ये यात्राएं कर रहे हैं। जहां से ये चले हैं उस जगह को छोड़ने के लिए के पीछे के कुछ ऐसे भी कारण हैं जो हम नहीं जान पाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल। देखिए, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, वो 45 दिन से ज़्यादा समय तक घर पे रुके हुए थे, इस उम्मीद से कि चीज़ें बदलेंगी। उससे पहले आपने पैसे की बात की, मैं आपको ये भी बता दूं, कई ऐसे मजदूर मिले हैं जिन्हें उनकी पैसे उनके मालिकों ने नहीं दिए हैं, वो चले गए हैं, वो भाग गए हैं।
पैसा नहीं मिला जितना रुक सकते थे। यहाँ पर जो लोग रुके उनसे ही पूछता हूँ, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर रुक क्यों नहीं रहे? जहाँ पर भी आप रुकते थे ऐसी क्या परेशानी हो गई कि आप लोग पैदल निकलने को तैयार है लेकिन वहाँ पर रुकने को तैयार नहीं? वहाँ पे रुकने के लिए तैयार सर इसलिए नहीं, हम लोगों को जो कमाई था तो ले लिया पहले, और खाने को मिल नहीं रहा, राशन पानी नहीं मिल रहा है। बोलते हैं कि राशन मिला, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता है। आप लोग को कितनी बार अब तक प्रशासन की ओर से पिछले 40-45 दिन के लॉकडाउन में कितनी बार मदद अब तक मिली है? क्या मदद मिली है? सब हमारे को मदद कुछ भी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि मदद है मिल रहा है, चावल गेहूँ आटा पिसान मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अपने जेब से हम लोग 2 महीना लॉकडाउन हुआ, 28 मार्च से लगा हुआ है, यहाँ तक आज 6 मई हो गया, लेकिन हम लोगों को एक दाना कोई नहीं दिया। 6 मई हो गया है, 28 मार्च से, यानी इनको सभी तारीख याद है, एक दाना नहीं मिला। तो रवि जी, ये सच्चाई है, ना पैसा है, ना घर है यहाँ पर, ना खाना मिल रहा है। ट्विटर और सोशल मीडिया पर भले ही कई बातें की जाए, लेकिन ये जो बता रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह सोहित रुकिए, हाँ आपने सही कहा कि नेता अब सड़क पर नजर कम आते हैं, सत्ताधारी दलों के कार्यकर्ता कम नजर आते हैं, कुछ लोग होते हैं, पर अब सबने समझ लिया है कि होने की जगह वो ट्विटर है, ट्रेंड कराते रहो, सब आईटी सेल में बदलते चले जा रहे हैं। रवीश, हापुड़ वाली जो दृश्य है वो मैंने थोड़ी सी देखी है, और मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं कि जब भी आप 40 दिनों से लगातार कर रहे हैं, आप सभी हमारे सहयोगी ने कमाल की रिपोर्टिंग भी की है। मैं ये जानना चाहता हूं कि थक हार कर एक रिपोर्ट भेज देने की औपचारिकता के बाद जब आप घर लौट रहे होते हैं तो उनकी बातें किस तरह से आपको याद दिला रही होती हैं, और उनके कॉन्टेक्स्ट में आप इस सिस्टम को, मीडिया को, खुद अपने काम को किस तरह से देख समझ रहे होते हैं? जी देखिए रवीश जी, कई बार उनकी बातें सुनकर हमें ये फील होता है कि अगर हम खुद इनकी जगह पर होते तो हम क्या करते। शायद हम भी वहां से निकलने की कोशिश करते, क्योंकि जब आपको ये नहीं पता होता है कि आपको 1 तारीख को या 2 तारीख को तनख्वाह आएगी कि नहीं, आपके परिवार में 5 से 7 लोग हैं, आप उनके राशन पानी का कैसे जुगाड़ करेंगे, कैसे आखिर लेकर आएंगे। तो ये सारी जो रोजी रोजगार की चिंता होती है, उसमें आदमी यही कोशिश करता है कि वो अपनों के बीच जाकर रोटी और नमक के साथ भले जो है वो जीवन का गुजारा करे, लेकिन अपनों के बीच में रहे। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यहाँ पर कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर कमाई न कर अगर वो 30 दिन तक, 40 दिन तक जो है वो बाहर केवल खाते रहें, तो उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि हमारे अपने जेब से जा रहा है, और हमारी कोई गारंटी भी नहीं है कि आगे हमारे जो है वो रोजी रोजगार चलेगा कि नहीं। तो इसी की वजह से तमाम सैकड़ों पर रवीश ये बताइए कि गृह मंत्रालय की उन पर्चियों का क्या हुआ? गृह मंत्रालय की उन पर्चियों का क्या हुआ? स्क्रीनशॉट का जो ट्विटर के जरिए व्हाट्सएप रिपोर्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाते हैं, जिनमें लिखा होता है कि इनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, इनको सैलरी देना होगा। तो सोहित की बात या आपकी बात सुनकर तो यही लगता है कि किसी ने सैलरी दी नहीं है। अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ये मजदूर जहां पर काम कर रहे थे, तालाबंदी के साथ ही सारी चीजें बंद हो गई होंगी, और इसका हिसाब, आधिकारिक डेटा भी तो नहीं है कि कितने मजदूरों को पैसे मिले हैं और कितने को नहीं मिले हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये अप्रवासी मजदूर हैं और इनका कोई जो है उस तरीके का डेटा नहीं होता है। अभी तक किसी के पास में भी डेटा नहीं है कि आखिर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कितने मजदूर काम करते हैं। तो इन जितने भी मजदूरों से हमारी बात हुई है, कुछ का ये जरूर कहना है कि उनके मालिकों ने थोड़ा बहुत उन्हें पैसे और राशन की मदद पहुंचाई, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि मालिक ने कहा कि कई सारे लोग तो हमें ये बताए कि मालिकों ने ही जो है वो साइकिल खरीद दी कि आप यहाँ से चले जाओ बिहार और यूपी। तो इस तरीके के तमाम सारे वाकया हैं, और मालिकों का खुद एक जो है वो अब बहाना उनको मिल गया है। वो खुद कहते हैं कि जब लॉकडाउन है, हमारी कमाई नहीं हो रही है, तो हम आपका आखिर कैसे खर्चा उठाएंगे। तो यहाँ तक कि जो लोग प्रधानमंत्री के साथ में मीटिंग में शामिल थे, उनमें से भी कई सारे लोगों ने अपने जो है वो कर्मचारियों की तनख्वाह काटी है या फिर उनको नहीं दी है। तो ऐसे तमाम सारे वाकये हैं। और ये अगर यहाँ की हम बात करें, हापुड़ की बात करें, तो आप सोचिए कि ये जो मजदूर रातों रात हापुड़ में पहुंच। जी 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 निहाल, ये बेंगलुरु से कई फ़ोन आ रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं, हज़ारों की संख्या में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और भी दूसरे विषयों के,
वो लोग पूछ रहे हैं कि जो ट्रेनें रद्द की गई हैं क्या उनके लिए भी ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, और मजदूर तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला हुआ था 1 मई को कि श्रमिक स्पेशल भेजा जाएगा, इसका नाम दिया जाएगा मजदूर दिवस के दिन, ये सब ट्रेनें रद्द क्यों की गई? देखिए, जब सरकार की तरफ से वो नोटिफिकेशन आया काफ़ी चौंकाने वाला था। 10 ट्रेनें चलनी थी 5 दिनों में और इन सभी ट्रेनों को रद्द कर दी गई। जब हमने जो अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं उनसे जब हमने जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उनका कहना है कि सरकार ने यहाँ पर बिल्डर्स लॉबी के साथ बात की है और साथ ही साथ जो छोटे और बड़े उद्योग धंधे हैं उनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मजदूरों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। जब हम मजदूरों के कॉलोनी में गए तो मुझे जो लगा, वो जो बात आप इस कार्यक्रम के शुरू से पूछ रहे हैं, उस बात में देखिए कितनी गहरी बात है वो, कि जो मजदूर हैं वो अंदर से इतने परेशान हैं कि वो चाहते हैं कि एक बार कम से कम अपने घर वालों की शक्ल देख लें, अपने परिवार वालों से मिल लें, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि उनको उनके ही देश में, उनके ही प्रदेश में नजरबंद कर दिया गया है, यानी कि वो नहीं जा सकते हैं। और जब वो नहीं जा सकते हैं तो ऐसी सूरत में उनकी जो बेताबी है, उनकी जो बेसब्री है, वो आप समझ सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी इस बात से। वो आज मैंने महसूस किया जब मैं उनके बीच में गया, काफी परेशान थे वो। कोई कह रहा था कि मैं अपने पिताजी का चेहरा देखना चाहता हूं, कोई अपने बच्चे को देखना चाहता था। वो पैसे खर्च करने को तैयार है, वो भीख भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार उन्हें इजाजत नहीं दे रही है। उन लोगों को नहीं दे रही है जिन्होंने बेंगलोर जैसा शहर, हैदराबाद और जितने भी देश में शहर बने हुए हैं, दुनिया भर में जितने भी शहर बने हुए हैं, सारे शहरों को खड़ा करने का जो जिम्मा है इन्हीं हाथों में होता है। एक सवाल और आपने पूछा था और यह कहा था कि आखिर ये अधिकारी इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। निश्चित तौर पर ये अधिकारी ऐसे इनसेंसिटिव हैं। अगर आप देखें, आईजी और इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनका जो अप्रोच होता है जो लोगों के परेशानियों को सुलझाने का, और उससे नीचे के जो अधिकारी हैं, जो नए एसपी होते हैं, एसीपीज होते हैं, जो डायरेक्ट हाल में 15-20 सालों के अंदर, जो 15 सालों के अंदर आप कह सकते हैं जो आईपीएस होकर करके आए हैं, या जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं, डीसीज हैं, जो अभी पिछले 8-10 साल में जो आईएएस करके आए हैं, उन लोगों का जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। जब हमने इसके बारे में जो वैज्ञानिक, जो सामाजिक वैज्ञानिक, उनसे जानना चाहा, उनका कहना था कि ज्यादातर ऐसे लोग जो आईआईटी से आए हैं या मेडिकल के बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से आए हैं, वहां तो उन्होंने पहले मेडिकल किया या आईआईटी किया और फिर उनको पता नहीं क्या सोच आई कि वो इस प्रोफेशन में आ गए। जब इस प्रोफेशन में आए तो उनके लिए हर कुछ मशीनी हो गया और शायद इसलिए वो सेंसिटिविटी नहीं दिखती है जो दिखनी चाहिए, और इसलिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। इसलिए जब आपको परेशानी होती है तो आप डीसी या एसपी के पास पहले जाते हैं, किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं। फायदा भी उठा रहे हैं वो। जी जी, ये एक बात है कि ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, निहाल, रवीश या सोहित, मैं बोर नहीं हुआ हूं इनके पैदल चलने से, क्योंकि पैदल चलने वाले अपनी इस हालात से बोर नहीं हुए। वो बोर नहीं है मजदूर, उनको जाना है, उनकी गरीबी उनको कहीं और लेके जा रही है, मजबूरी। वो ठीक है कि न्यूज़ चैनल इस वक्त नहीं देख रहे हैं, हाईवे पे हज़ारों की संख्या में चल रहे हैं, लेकिन एक दिन वो देखेंगे कि जिनका काम उनकी तरफ देखना था वो ऐसे वक्त में किन की तरफ देख रहे थे। सब कुछ ट्विटर नहीं होता है कि आप ट्रेंड कराकर किसी का कुछ का बात का बतंगड़ बनाकर देश का नज़रिया और सब चीज़ शिफ्ट कर दें, और लाखों करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर सड़क पर चलते रहे और 40 दिनों में भी हमने उनकी स्थिति बेहतर नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की उदासीनता और लापरवाही नहीं है सरकारों की, इसको कहते हैं घमंड और अहंकार। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो बात करेंगे उमा शंकर सिंह से, परिमल से, मनीष पानवाला से कि रेलवे और हवाई जहाज को लेकर क्या सोचा जा रहा है। सुना है जहाजें उड़ने वाली हैं उस तरफ जहां छात्र फंसे हुए हैं, कई तरह के लोग बैठे हैं, तो किसी के लिए जहाज है, किसी के लिए ट्रेन है, किसी के लिए बस है, इनके लिए पैदल है, सड़क है। ब्रेक के बाद और आप अगर आप देखें तो हाँ,
रेलवे की क्या हालत है? अगर रेलवे की अगर आप हालत देखें तो बहुत बुरी हालत हो गई है। जिस तरह से रेल का इंतज़ाम किया गया है कि आप रेल के ज़रिए जाएं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कहानियां निकल कर आ रही हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, आपको एक तरह से आपका नंबर वहां पर रखा जा रहा है, फिर आप सेलेक्ट किए जा रहे हैं, तब जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि उनके राज्य ने अपनी तरफ से 4 करोड़ रुपए पेमेंट किए हैं और वो बिहार यूपी को जहाज ट्रेन से भेजना चाहते हैं मजदूरों को, लेकिन बिहार और यूपी ने कहा है कि मत भेजिए, हम लाखों की संख्या में आ जाएंगे तो संभाल नहीं पाएंगे। अब ये सब बातें तो उतनी जाहिरी तौर पर आ नहीं पाती हैं, लेकिन आप देखिए कि कर्नाटक ने रेल को रद्द कर दिया कि हमारे यहाँ से मजदूर को ट्रेन लेकर नहीं जाएंगी। आप ये भी देखिए कि जब मजदूर वहां पर थे तो उनका ख्याल अगर इस तरह से रखा गया होता तो शायद ना जाते। जब वो जाने लगे तो सबको अपनी खाली होती हुई फैक्ट्री नजर आ रही है, किसी को मजदूर का खाली पेट नजर नहीं आ रहा है। परिमल, मुझे आप साफ साफ बताइए कि अभी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनका वीडियो में देख रहा था, वो कह रहे थे कि पैसा वो लोग दे रहे हैं, रेलवे पैसा ना ले। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके राज्य ने पैसे दिए हैं 4 करोड़, जो 13 ट्रेनें गई हैं। उमा सुधीर से बातचीत करते हुए, ये क्या मामला है? ट्रेन के किराए का कुछ सॉल्व हुआ या ये मिस्ट्री घूम रही है कहानी? ये इसको मिस्ट्री ही मानिए, क्योंकि जिस राज्य से ट्रेन को चलना होता है पहले उनको पैसे देने होते हैं और इन दो राज्यों के बीच की सहमति की बात होती है, जहां पे वो मुसाफिर जा रहे होते हैं और जहां से ये ट्रेन खुल रही होती है। तो कुछ एक जगहों पे हमने देखा कि कोटा का मसला था, जहां पे कोटा से झारखंड ट्रेन जा रही थी, ये जानना है वहां पर दोनों सरकार ने एक तरीके से ऑफर किया, राजस्थान सरकार ने भी और झारखंड सरकार ने भी। अंत में झारखंड की सरकार ने वहां पैसा दिया, लेकिन सबसे जो डरावनी तस्वीर उन मजदूरों को लेकर आई जिनसे पैसे ट्रेन में चढ़ने के बाद वसूले गए, और ये कई जगहों से हुआ है ऐसा। रेलवे ये पूरा प्रमाण नहीं दे पाई कि कहां पर राज्य सरकार ने उनको पैसे दिए हैं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और नहीं दी जा रही, उसके पीछे वजह भी है कि ट्रेन कब खुलेगी, कहां से जाएगी। सिर्फ ये औपचारिकता के तौर पे बता दिया जाता है, और जरूरी भी है क्योंकि मुंबई की जो घटना है उसके बाद से रेलवे थोड़ी सतर्क हो गई है कि जहां पे ट्रेन जाएगी उसका लेखा जोखा दिया जाता है। मजदूर दिवस के दिन से ये ट्रेन चलनी शुरू हुई है और अब तक 135 ट्रेन। पैसे की बात बताइए, किराया की बात क्या है? ये ठीक है, ट्रेनें संख्या से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो 1200 लोगों को लेकर गई है। जितने लोग जाना चाहते हैं, पंजाब में ही 8 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो 100 ट्रेनों का चलना कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आप खुद जानते हैं कि हमारी पटरियों की क्षमता कितनी है और उससे ज्यादा ट्रेन हम एक दिन में चला सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके राज्य ने 4 करोड़ रुपए भरे हैं, तो फिर मुझे ये बात बताइए कि इसका मतलब रेलवे किराया तो ले रही है ना, तभी तो मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ रुपया दिया है इस वक्त। बिल्कुल, राज्यों के पास, जिनके पास खुद की अपनी आर्थिक स्थिति खराब है। रेलवे ने साफ साफ अपने सर्कुलर में लिखा भी है रवीश कि जो पैसा है वो पैसा राज्य सरकार को टिकट हैंडओवर किया जाएगा और वो यात्रियों से ले, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है जो सर्कुलर है, वो पैसा वहां पर लिया जा सकता है। और ये सबसे एक तरीके से दर्दनाक तस्वीर है जिन मजदूरों के पास रोजी रोटी नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। वो सर्कुलर में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जहां पे पेमेंट वाला वो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि आप राज्य सरकार पैसे ले और उसके बाद जो है वो उन यात्रियों से पैसे ले सकती है। उसमें एक तरीके से साफ तौर पे इस बात की पुष्टि है और उसको लिखा गया। हिसाब घुमाया जा रहा है, जैसे वो विजय माल्या वाला हिसाब है ना कि बट्टे खाते में डाल दिया गया है, माफ नहीं किया गया है, इसलिए राज्य सरकार किराया दे रही है, हम किराया नहीं ले रहे हैं। कमाल का हिसाब है। इस हिसाब को सिर्फ इंग्लिश में समझा जा सकता है, हिंदी में नहीं। लेकिन मनीष पानवाला हमारे साथ है। मनीष, सूरत से कई तरह की खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें हैं, जिनको हम लोग चर्चाओं में सुनते हैं कि कोई किसी के यहाँ लाइन लगा हुआ है, कोई नेता है उसके यहाँ कोई फॉर्म भरा रहा है तो उसको दिया जा रहा है, कोई दूसरा नेता फॉर्म भरा रहा है, कोई डीएम का कोई आदेश है। तो क्या स्थिति है जो मजदूरों, आपने खुद देखा कि मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं, वो अपनी जेब से देकर जा रहे हैं, क्या अभी भी है ऐसा? जी बिल्कुल रवीश जी, बिल्कुल यही हालत है। अभी भी सूरत में मजदूरों की हालत खस्ता ही है, क्योंकि जिस प्रकार से तंत्र काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, हमने देखा है कि अभी तक भी प्रशासन की ओर से टिकट किसके थ्रू
बुक की जाएगी, ऐसी कोई भी जानकारी पब्लिकली नहीं की गई। हालांकि रोज 10 से 15 ट्रेन जाने की शुरू हो चुकी है, लेकिन वो ट्रेन की बुकिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है, ये कोई भी पब्लिकली नहीं हो पाई। आपको एक चीज बता दूं, कल जो 15 ट्रेन जाने वाली है उसकी बुकिंग किसके थ्रू करने वाली है, ये प्रशासन के पास से मुझे मिला है, लेकिन ये पब्लिक में नहीं है। जो मजदूर जो है पढ़ा लिखा नहीं है, जो ऑनलाइन ट्रेन का बुकिंग नहीं चल रहा है, तो उनको किसके पास जाना है, ये किसी के बस की बात नहीं है। तो जो लोग हैं, जो भाजपा से जुड़े कई लोग हैं, उनको ये हवाला दिया गया है कि आप मजदूरों से पैसा इकट्ठा करो, ट्रेन बुक कराओ और जाने की व्यवस्था हम कर देंगे। लेकिन जो बात जो सामने आई है, हम लोग जो मजदूरों के इलाके में घूम रहे हैं, वहीं से बात यही आ रही है कि जो भी लोगों को ये सौंपा गया है, वो लोग वही करते हैं जो उनकी मर्जी में आता है। यानी कि जो लोग को वो भेजना चाह रहे हैं, उनके कोई रिलेटिव्स होंगे या पहचान वाले होंगे या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का दबाव होगा कि मेरे 200 मजदूर है, उनको ये टिकट मुहैया कराओ, तो इन लोगों के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। जो आम मजदूर जो जाना चाहता है, जो सही में पीड़ित है, जिनके पास रहने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, जो खाने के लिए दर दर भटक रहा है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ रवीश जी, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो 500 से अधिक एनजीओ खाने के लिए सूरत में काम कर रही थी। ये ऑफिशियल प्रशासन की ओर के दिए गए फिगर है। हालांकि कल जो प्रशासन की ओर से दिया गया फिगर है वो सिर्फ 300 है, यानी 200 एनजीओ ऐसी है जो उसने काम बंद कर दिया। तब आप सोच लीजिए, इतने दिनों में मजदूर जाने की संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि 200 एनजीओ अपना खाना पीना मुहैया कराना बंद कर दे। और जबकि तो हालात ये है कि अब मजदूरों को धीरे धीरे खाना भी कम मिलने लगा है, तो एक बड़ी समस्या धीरे धीरे। और जैसे कि 15 ट्रेन में 1200 लोग गिनो तो भी कितने लोग जा सकेंगे वो आप सोच सकते हो। सूरत में हर प्रांत के लोग गिने तो करीब 20 लाख से अधिक लोग सूरत में हैं। रवि जी ठीक है जी। उमा शंकर सिंह हमारे साथ है। उमा, ये जो विदेशों से लोग लाए जा रहे हैं, जिस तरह से रेलवे में कौन मजदूर जाएगा उसका एक अज्ञात व्यवस्था है, उसकी सेग्रीगेशन की, छटाई की, कि ये जाएंगे ये नहीं जाएंगे। सबका दावा नहीं है, हर मजदूर का दावा नहीं है उस टिकट पे। हाँ, लेकिन क्या जो विदेशों से लाए जा रहे हैं उसमें जो जर्मनी से हैं, तंजानिया में हैं, नेपाल में लोग हैं, इस तरह के सारी जगहों से लोगों को लाया जा रहा है हवाई जहाज से और फ्री में? जी देखिए, अभी सरकार ने कुछ क्राइटेरिया तय किया है और 12 देशों को चुना है, जिसमें 6 खाड़ी के देश हैं, उसके अलावा यूके है और अमेरिका है। बगल की बात करें तो बांग्लादेश भी है, सिंगापुर है और फिलीपींस है। तो इन सब 12 देशों से तकरीबन 15,000 के आसपास भारतीयों को लाने का प्लान अभी है। और जो आपने जर्मनी का नाम लिया, वहां अभी लिस्ट में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे हफ्ते में, क्योंकि ये 7 मई से 13 मई के बीच जो 64 फ्लाइट ऑपरेट करेगी भारत की सरकार, उनमें 15,000 ये लोग आएंगे। तो आगे चल के बाकी देशों में, दुनिया के देशों में जो भारतीय फंसे हैं उन पे भी बात हो सकती है, लेकिन शुरुआती तौर पे जो 8 क्राइटेरियाज तय किए गए उसमें वो हैं जो श्रमिक हैं, जो जैसे हाँ जी हाँ। उमा, सऊदी से कुछ लोगों ने लिखा कि हम एक कंपनी के लिए आए थे नौकरी करने के लिए, वो भटका दी, उसने फ्रॉड किया, तो क्या वैसे लोग भी लाए जाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों का रोजगार खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गई और वहां पे उनका रहना मुमकिन नहीं है, वे लोग तो लौटाए जाएंगे। और उसके बाद एक यहाँ पे ये बताया गया है सरकारी तंत्र की तरफ से कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो जब लौट के यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनमें उनको काम लगाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब देश में खुद ही रोजगार की इतनी किल्लत हो रही है और काम का इतना मारामारी है, तो बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो उनको कहाँ समाहित किया जाएगा। लेकिन बड़ी मांग हो रही थी बाहर से लोगों को यहाँ पे लाने की, तो इसलिए ये फैसला लिया गया है और बाकी देशों में भी आगे चलकर जहां इंडियन फंसे हुए हैं लेकर आया जाएगा। पर उमा, ये लोग फ्री में आ रहे हैं, क्या इन्हें भी टिकट देना पड़ रहा है या इनके लिए भी वो सरकार टिकट देगी जो जिस राज्य के हैं ये? जी देखिए, पहले जब लाया गया था तो बड़े सवाल उठे कि विदेशों से तो आप हवाई जहाज भेज के फ्री में ला रहे हैं, यहाँ पे आप माइग्रेंट लेबरर के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो इस बार जो है पैसा लगाया गया है, जैसे अमेरिका से जो आएगा वो 1 लाख रुपया भरेगा,
पर पैसेंजर। जो यूके से आएगा वो 50,000 भरेगा, इसी तरह जो खाड़ी के देशों से आएगा वो 15,500 भरेगा। तो ये पैसा लगाया गया, क्योंकि अगर ये नहीं लगाया जाता तो जो वहां पे तादाद है वो लाखों की तादाद में लोग हैं और सब के सब लौटना चाहते हैं। अकेले खाड़ी के देशों में 3 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है लौटने के लिए, तो सबको बिना पैसे के लाना संभव नहीं था इस बार, इसलिए शुल्क लगाया गया है। और शुल्क लगाने के बाद भी सब नहीं लाए जा रहे हैं, जैसा कि उमा बता रहे हैं, कुछ हजार लोग, 10-15 हजार लोग ही लाए जाएंगे, तो सबको मौका नहीं मिलेगा। तो इस संकट का अंदाजा आप लगाइए कि जिन खाड़ी के देशों से रेमिटेंस पैसे आते थे, अगर वहां पे भारतीय बेरोजगार हुए हैं तो क्या हालत होगी वो उस पैसे को यहाँ आने में। कई तरह के संकट से हम गुजर रहे हैं, लेकिन इस वक्त को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि सूचनाएं बिना कट छट कर आएं और देश की बात हो, क्योंकि सूचनाएं आप तक बहुत नहीं पहुंच रही हैं। वो आप जानते हैं कि उसकी वजह क्या है, और यही इन्हीं सब बातों को लेकर हमने सोचा कि देश की बात शुरू की जाए। जैसा मनीष पानवाला ने जानकारी दी कि 500 एनजीओ सूरत में खाना बनाने का काम कर रहे थे, अब 200 एनजीओ की कमी आ गई है और भोजन की कमी हो गई है। तो यानी हमने अभी इस पर बात नहीं की है, हम आने वाले कार्यक्रम में करेंगे कि जो मजदूरों को खाना आप दे रहे हैं, जो वीडियो आप देखते हैं, फोटो देखते हैं, उसमें मिल क्या रहा है। क्या सिर्फ चावल नमक या चावल छोला, क्या ये पौष्टिक आहार है? इन प्रश्नों की तरफ अभी हम गए नहीं हैं। सारा समय प्रोपेगेंडा ले रहा है। इसलिए ब्रेक के बाद हम पूजा से बात करेंगे मुंबई के बारे में। और आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7, और हम इस कार्यक्रम में अपने संवाददाताओं से किस्म का वेबिनार कर रहे हैं। जो नया चलन है इस दौर का, उनके पास इस वक्त जिन तकलीफ़ों को देख रहे हैं लोगों का, उन्हें भी लगता है हमारे संवाददाताओं को, सहयोगियों की जो बहुत मेहनत से बहादुरी के साथ अच्छी रिपोर्ट ला रहे हैं, कि सारी बातें नहीं जा पा रही हैं, सिर्फ प्राइम टाइम ही काफ़ी नहीं है। तो हमने सोचा कि ठीक है, और भी बातों के लिए जगह बनाते हैं और सबकी बातें आए। और आप सबके भी मैसेजेस आ रहे हैं, ये भी बहुत मैसेज आ रहा है कि गांव में जब लोग पहुंच रहे हैं तो ये प्रधान जो लोग हैं, ये लोग बहुत गड़बड़ कर रहा है मनरेगा की मजदूरी देने में, राशन देने में, तो खबरें आ रही हैं। तो इस वक्त जब एक राष्ट्रीय चरित्र की बात कही जा रही थी, वो सब कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अगर वो इसी तरह के सारे कार्यक्रमों में लोग पहले की तरह लगे हुए हैं तो ये ठीक बात नहीं है। तो प्रधानों को भी मैं बता दूं कि गांव में लोग जब लौटेंगे मजदूर, तो बम्बई और दिल्ली मुंबई का सिर्फ हाल नहीं बताएंगे, वो पूछेंगे कि यहाँ आए हैं तो क्या मिल रहा है। तो वो बेहतर है कि अपने संसाधनों का ईमानदारी से गांव में बताएं, इतना अनाज है, इतना ये चीज़ है। और सिर्फ चावल देने से काम नहीं चलेगा, राज्य सरकारों को जल्दी ही भरपेट अनाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 1 किलो दाल साहब, महीना चलता है 1 किलो दाल में। तो किसी ने पूछा नहीं, क्या पत्रकार को नहीं पूछना चाहिए था कि जब ये 1 किलो दाल की स्टोरी हेडलाइन बन रही थी, तो 1 किलो दाल आप कितने दिनों में खाते हैं घर में? कोई पूछेगा या पूछना बंद हो जाएगा इस देश में? तो ये सारी बातें, इसलिए देश की बात होनी बहुत जरूरी है कि सब्जी कैसे खाएगा मजदूर, अगर उसकी पौष्टिकता, उसका शरीर कमजोर पड़ जाएगा तो कैसे वो अपने कंधे पे अपने श्रम से इस देश को उठाकर चलेगा, जिससे बड़े बड़े उद्योगपतियों को काफी फायदा होता है। लेकिन पूजा भारद्वाज के पास हम जाना चाहते थे मुंबई, क्योंकि कुछ है कि जिस तरह से अहमदाबाद में आप देखें तो वहां पर कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, गुजरात में बहुत तेजी से बढ़ी है, और मुंबई में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पहले नंबर पर है। तमाम तैयारियों के बाद भी अब वहां पर सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो हम पूजा से जानना चाहते हैं कि पूजा, ऐसी क्या स्थिति बन रही है और किस तरह के अनुमानों की तस्वीरें सरकार के सामने है मुंबई में, वहां पर जिसके कारण ये बड़े बड़े क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं? जी रवीश, देखिए हर दिन अगर आप देखें औसतन मुंबई में 400 से 500 केसेस, नए मामले सामने आ रहे हैं,
और जिस तरह से कल बीएमसी के म्युनिसिपल एडिशनल कमिश्नर बता रहे थे कि हम मई महीने के अंत तक हम कोशिश कर रहे हैं कि 76,000 बेड्स हमारे टोटल हो जाने चाहिए। तो एक आप देखिए अभी बहुत सारे अस्पताल हैं जहां पर बेड्स की कमी है, पूरे फुल हो चुके हैं। कुछ ही गिने चुने अस्पताल प्राइवेट और बीएमसी के बचे हैं जहां पर कुछ बेड्स हैं, और आईसीयू लगभग आप समझिए पूरी फैसिलिटी फुल है। तो क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट को लेकर एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, तो जो नए क्वारंटीन सेंटर भी बन रहे हैं वहां पर कोशिश हो रही है कि आईसीयू फैसिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो आप देखें पार्क हो या पार्किंग हो, कोई भी खुली और बड़ी जगह को तुरंत से उसको अपने इसमें लेकर वहां पे सेंटर्स बनाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए किस तरह से हार्ड बोर्ड से वहां पे बॉक्सेस से बनाए जा रहे हैं बेड्स, और पूरी कोशिश हो रही है कि सिर्फ 1000 ही नहीं, उनको कहा गया है कॉन्ट्रैक्टर को कि यहाँ पर 1000 बेड बनाइए, लेकिन कोशिश करिए कि अगर और ज्यादा बन सके तो ज्यादा से ज्यादा जगहों को। तो ये तो 5 जगहों की हमने तस्वीरें दिखाई हैं, इसके अलावा और भी नेहरू प्लानिटेरियम है, नेहरू साइंस सेंटर है, इन जगहों को भी अपने कब्जे में लेके वहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं मोबाइल टॉयलेट्स के साथ, क्योंकि महालक्ष्मी रेस कोर्स के क्लब के मेंबर्स का कहना था हमारे पास यहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है। लेकिन एक कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से ज्यादा सेंटर्स बने, यानी कि जानकार कह रहे हैं कि सरकार को लग रहा है कि इतने केसेस आ जाएंगे क्या मई तक, अगर 76,000 बेड की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक बड़ी समस्या रवि जी यहाँ पर ये है कि हेल्थ स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। जो आंकड़े हमारे तक आ रहे हैं छन कर वो कहा जा रहा है कि राज्य भर में 200 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बताए जा रहे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की वजह से प्राइवेट अस्पताल में एक बड़ी तादाद में पूरे मेडिकल स्टाफ क्वारंटीन कर दिए जा रहे हैं और काफी समय तक। ऐसे में बहुत सारे हेल्थ स्टाफ की कमी है। स्टूडेंट्स नर्सेज हैं जिनकी शिकायत है कि हमको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन हमें काम पर लगा दिया गया है। तो उसकी वजह से एक साथ में 28 से 30 स्टूडेंट्स नर्सेज हैं जिनको क्वारंटीन कर दिया जा रहा है। तो आप समझें कि ये फ्रंट लाइनर्स हैं, नर्सेज सबसे पहले अटेंड करती हैं कोविड पेशेंट्स को, और वो बड़ी तादाद में क्वारंटीन हो रही हैं, पॉजिटिव निकल रही हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या के पास इस में ही आए जी जी पूजा से हमारा संपर्क टूट गया है, हम ब्रेक लेंगे, लेकिन एक पसंद का फैसला भी बताते हैं कि यूपी सरकार के कुछ जिलों से, ये हो सकता है कि सारे जिलों में इस तरह का निर्णय हुआ हो, जैसे अयोध्या, लखनऊ और तमाम जिलों में ये फैसला, एक रोस्टर बनाया गया दुकान का कि साइकिल की दुकान हफ्ते में 3 दिन खुलेगी, मिठाई की दुकान 7 दिन खुलेगी, और गिफ्ट की दुकान 3 दिन खुलेगी, ज्वेलरी की दुकान, जवाहरात की दुकान 3 दिन खुलेंगे, हार्डवेयर की दुकान किस दिन खुलेंगे, किस दिन छुट्टियां रहेंगी, दुकानें बंद रहेंगी, बाजार बंद रहेंगी। ये अच्छा आइडिया है, पर यह देख के मुझे लगा कि लॉकडाउन या तालाबंदी जैसे फैसले में बिना तैयारी के, मेरी राय में बिना तैयारी के जाने से पहले अगर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई होती तो शायद हम बेहतर मैनेज कर पाते। जो अभी यूपी के जिलाधिकारियों ने ये एक आइडिया निकाला है, जिसका भी आइडिया हो कि एक रोस्टर बना दिया जाए कि चश्मे की दुकान हफ्ते में 3 दिन खुलेगी, और फिर जो बेकरी की दुकान किस किस दिन खुलेगी, इस तरह के जो रोस्टर बनाए गए हैं। नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर अयोध्या में रोज खुलेगी, ब्यूटी पार्लर रोज खुलने वाला। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अगर हमने पहले बनाई होती, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने आपको एक दिन बहुत याद आएंगे, आते रहेंगे। आप चाहे जितना भी भूल जाएं प्रोपेगेंडा की सनक में, लेकिन ये 3 महीने आपको याद आएंगे। अभी इन 3 महीनों का ठीक से हिसाब हुआ नहीं है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हिमांशु और अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और आप देख रहे हैं देश की बात, अलग अलग लोग बात कर रहे हैं। उद्योगपति अलग कोने में जाकर मुख्यमंत्रियों को समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में कि मजदूरों को मत भेजिए। मजदूरों के जो संगठन है वो श्रम मंत्रालय में जाकर बात कर रहे हैं कि मजदूरों को भेजने के लिए और सारी ट्रेनें भेजिए। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, मेरा एक सवाल है। भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि मजदूरों की पूरी सैलरी दी जाए। अब कल मैं प्रवीण खंडेलवाल जी से बात कर रहा था प्राइम टाइम में, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट हैं, कुछ हैं बड़े नेता हैं।
वो कह रहे थे कि हम पैसे ही नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये हो क्या रहा है? टेनिस का खेल हो रहा है कि इधर वाली भी हेडलाइन बन रही है, इधर वाली भी खबर हेडलाइन बन रही है? जी, निश्चित तौर पर यही सवाल ट्रेड यूनियन के जो नेता, बड़े नेता की आज मुलाकात हुई है वेबिनार के जरिए श्रम मंत्री के साथ, उसमें ये बात बहुत प्रमुखता से मंत्री जी के सामने रखी गई है। जो पहली बैठक है इस पूरे संकट में, पिछले 6 हफ्ते से पूरे देश का मजदूर जो है वो जूझ रहा है एक संकट के बाद एक नए संकट से, लेकिन पहली बैठक सरकार की श्रमिक संगठनों के साथ हुई है और उसमें ये शिकायत की गई है ट्रेड यूनियंस की तरफ से कि कुछ कानून है देश में। एक जिक्र किया गया है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979 का एक कानून है और इसमें यह लिखा गया है कि अगर वर्कर्स से ट्रेन फेयर यानी यात्रा का किराया अगर ट्रेन का लिया गया है तो इससे कानून का उल्लंघन हुआ। ये बात भारतीय मजदूर संघ की तरफ से श्रम मंत्री को कही गई है। ये भी कहा गया है कि मौजूदा परिस्थिति में बहुत जरूरी होगा कि किसी को जबरन रोका नहीं जाए, क्योंकि एक सवाल जो सीटू ने उठाया है, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन जो सबसे बड़ी श्रमिक संगठन मानी जाती है देश की, कि कुछ जो ट्रेनें कैंसिल की गई हैं कर्नाटक से, उसमें यह आरोप है सीटू का कि उसमें एम्प्लॉयज का भी दबाव है राज्य सरकार पर, जिसकी वजह से उन ट्रेनों को कैंसिल किया गया। ये बात आज एक प्रेस रिलीज के जरिए सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन ने उठाया है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि सरकार के पास कोई डाटाबेस नहीं है, न माइग्रेंट वर्कर्स का है, न ही जो प्रवासी मजदूरों के साथ साथ जो दूसरे मजदूर हैं, जो गरीब मजदूर हैं, उनका कोई डाटाबेस नहीं है। ट्विटर है, सरकार पता भी नहीं कर पा रही है कितने मजदूरों का पलायन हुआ, कौन कहां फंसा है, कितने लोगों को मदद की जरूरत है। हाँ, ठीक है। जैसा कि हिमांशु ने कहा कि सरकार के पास डेटाबेस नहीं है, कितने लोगों की नौकरियां गई, कितने लोग बेरोजगार हुए, इसका डेटाबेस है। 2019 के चुनाव के पहले बड़ा विवाद हुआ था, वो बंद कर दिया गया कि नया सिस्टम आया, किसी ने याद दिलाया। अनुराग द्वारिया, अनुराग, श्रम सुधार क्यों हुआ इस वक्त इतने हंगामे के बीच में मध्य प्रदेश में, और इसमें आपके हिसाब से श्रमिकों को क्या फायदा है अनुराग? देखिए, मैं तो रवीश जी शुरुआत सोहित से करूंगा और सोहित से होते हुए थे जो कारवां आगे बढ़ा, और हिमांशु ने जो बात कही है, जो मजदूर जब वापस आएंगे, जैसे मध्य प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि लगभग 64-70 हजार वो मजदूर वापस लेकर आ रही है। अब इन श्रम सुधारों से इनका स्वागत कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे संशोधन किए गए, जैसे कारखाना अधिनियम में भी संशोधन कर दिया गया जो केंद्र सरकार का कानून है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश संबंध अधिनियम 1960 का है, ये वो कानून है जो कि चुनी हुई सरकारों ने बहुत सारी बहस के बाद बनाया था मजदूरों के हित कल्याण में। लगातार इसमें जो कथित तौर पर संशोधन होते हुए आ रहे हैं, तो इसमें यह हो गया है कि अब 100 मजदूर थे, अगर उस फैक्ट्री को बंद करना था, मोटा मोटी समझा रहा हूं, तो मान लीजिए उनकी थोड़ी उनसे बात सुनी जाती थी, सहमति ली जाती थी, लेकिन अब 1000 कार्य दिवस बड़े अच्छे से शब्दों में उसको लिखा है, यानी अगर 3 साल तक वो चले, ऐसी किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। जो लेबर इंस्पेक्टर था, अगर आप न्यूनतम मजदूरी नहीं देते थे, वो जाके चेक कर सकता था, लेकिन अब जो संशोधन हो गए हैं उसके हिसाब से इस लेबर इंस्पेक्टर वहां जाके अब जाके चेकिंग नहीं कर पाएगा। यानी अगर कोई पैसे नहीं दे रहा तो लेबर इंस्पेक्टर उसमें मामला बना सकता था, और उसके बाद अगर वो पाया जाता था इसमें, तो 6 महीने की सजा या फिर 7 गुना तक जुर्माना होता था, वो अब नहीं हो पाएगा। इस तरह के कई सारे संशोधन मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिए हैं, तो जो मजदूरों का वो स्वागत कर रहे हैं पल्लव पावड़े बिछाकर सरकार की भाषा में, यहाँ पर आएंगे और जब नौकरी करना, अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में उनको कुछ काम धंधा मिल जाता है, तो ऐसे कानूनों से उसका स्वागत होगा। और भी कई सारे संशोधन, अगर मैं मोटा मोटी आपको कह पाऊं, तो आज एक बड़े जो पुराने संगठन में रहे हैं सीटू में और तमाम जगहों पर, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि पूरी साजिश ये है कि मध्य प्रदेश में जो मजदूर हैं, अगर 1-2% आप सरकारी मजदूरों को छोड़ दें जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, तो बंधुआ बनाने की एक तरह से पूरी कवायद चल रही है। तो मैं इसमें इसको समेट सकता हूं कि जो वापस लौट रहे हैं अपने रास्तों में और अपने राज्य जाएंगे, उनका ऐसे कानूनों से स्वागत करेगी अब राज्य सरकारें। जैसा कि आपने देखा कि अनुराग ने कहा, हिमांशु ने कहा, कितना कुछ है बताने के लिए, अभी हमने सबसे पूरी बात भी नहीं की। लेकिन इन रिपोर्टर की जगह पर जब वो प्रवक्ता आ जाते हैं और हिंदू मुसलमान का बहाना ढूंढ लेते हैं, तो कितनी सारी खबरें आपकी नज़रों के नीचे से गुजर जाती हैं। तो देखा, आपको पता था, हेडलाइन कहीं किसी ने ट्रेंड कराया कि मध्य प्रदेश में श्रम सुधार हुए हैं, किसी ने ये बात कही कि उद्योगपति मुख्यमंत्रियों पर दबाव डाल रहे हैं, तो यहाँ श्रम संगठन के लोग कह रहे हैं कि आप उनको सबको भेजो जो जाना चाहते हैं, पर सबको कहां भेजा जा रहा है, और मजदूरों से अलग अलग पैसे लिए जा रहे हैं। उनको यही ठीक से बताया नहीं जा रहा है कि टिकट कहां से मिलेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मजदूरों के लिए शुरू किया गया है।
तो ये सब कमाल हो रहा है और इसी कमाल के धमाल के पर्दे को खोल देना मेरा काम है। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। हम फिर मिलेंगे मंगलवार को, लेकिन प्राइम टाइम में मैं आ रहा हूं रात को 9 बजे। नमस्कार।